सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पुष्पत यादव ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी का स्वागत कर रहा हूं। हम लोग हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला में हम लोगों ने इसके पूर्व की कक्षा में उच्चारण अवयव का अध्ययन किया था। उच्चारण अवयव के अध्ययन में हमने देखा था कि हमारे जो उच्चारण अवयव होते हैं उसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग क्या होता है, वह चल अवयव होता है तथा दूसरा भाग क्या होता है, वह अचल अवयव होता है। चल अवयव को हम लोग उच्चारण अवयव हमने पढ़ा है। तो उच्चारण अवयव में दो भाग होते हैं। पहला होता है चल अवयव और दूसरा होता है, पहला होता है चल अवयव और दूसरा होता है अचल अवयव। चल अवयव के अंतर्गत नीचे के जबड़े के अंग आते हैं। नीचे के जबड़े के अंग आते हैं, जबकि अचल अवयव के अंतर्गत ऊपर के जबड़े के अंग आते हैं। तो नीचे के जबड़े के अंग क्या होते हैं, वह हमारे गतिशील होते हैं, क्योंकि हम लोग जब अपना मुंह खोलते हैं तो हमारा ऊपर का जबड़ा तो स्थिर रहता है, लेकिन नीचे का जबड़ा ऊपर और नीचे की ओर गति करता रहता है, या इसको हम लोग हल्का दाएं और बाएं भी घुमा सकते हैं। जबकि जो हमारा अचल अवयव होता है वह क्या होते हैं, वह ऊपर के जबड़े के अंग होते हैं, वह हिलते नहीं है। ठीक है, वह अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो नीचे के जबड़े के अंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नीचे के जबड़े के अंग को हम लोग उच्चारण करण या उच्चारण सहायक अंग कहते हैं। उच्चारण सहायक अवयव या उच्चारण सहायक अंग कहते हैं। जबकि ऊपर के जबड़े को हम लोग क्या कहते हैं, इसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। ऊपर के जबड़े के अंग को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो नीचे के जबड़े में कौन कौन से अंग आते हैं, तो इसमें मुख्यतः चार अंग आते हैं। जबकि ऊपर के जबड़े के या जिसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं उसमें मुख्यतः 8 अंग आते हैं। उसमें क्या आते हैं, मुख्यतः 8 अंग आते हैं। तो उच्चारण करण या सहायक अवयव कौन कौन से हैं, तो वह है नीचे के जबड़े के अंग, और नीचे के जबड़े के अंग में 4 अंग आते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला होता है नीचे का ओष्ठ। पहला अंग कौन सा होता है, तो पहला होता है नीचे का ओष्ठ, दूसरा होता है जिह्वा या जीभ। तीसरा अंग होता है गलविल या ग्रसनी पृष्ठ तथा चौथा होता है स्वरयंत्री या स्वरयंत्र। चौथा अंग होता है स्वरयंत्री या स्वरयंत्र। यानी इन 4 अंगों को जो नीचे के जबड़े में जुड़े होते हैं इनको उच्चारण करण या सहायक अवयव कहा जाता है। इसमें 4 अंग हैं, नीचे का ओष्ठ है, जिह्वा या जीभ है, गलविल या ग्रसनी पृष्ठ है और स्वरयंत्र है। जबकि जो हमारे ऊपर के जबड़े से जुड़े अंग होते हैं उसमें 8 अंग होते हैं। यह 8 अंग कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ऊपर का ओष्ठ। पहला है ऊपर का ओष्ठ, दूसरा है
ऊपर का दंत, दंत या दांत। पहला है ऊपर का ओष्ठ, दूसरा है ऊपर का दंत या दांत, तीसरा है कोमल तालु, तीसरा है वो पहले क्रम से लिखें, तीसरा है कठोर तालु, तीसरा है कठोर तालु, चौथा है वर्ष या मसूढ़ा, वर्ष या मसूढ़ा, पांचवा है मूर्धा, छठवां है कोमल तालु, छठवां है कोमल तालु, सातवां है नासिका विवर, सातवां है नासिका विवर, और आठवां है अलजिह्वा, आठवां है अलजिह्वा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कौवा कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कौवा कहा जाता है। तो यह हमारे 8 उच्चारण स्थान है और यह हमारे 4 उच्चारण करण है। यदि आप लोग इनके विषय में विस्तृत रूप से जानना चाहते हो तो हमारा जो उच्चारण अवयव का वीडियो है आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। तो हमने उसका एक संक्षिप्त वर्णन आपको कर दिया है। आइए हम लोग वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उच्चारण अवयव का शुद्ध एवं सही जानकारी होने पर एक तो परीक्षा में हमारे प्रश्न नहीं गलत होंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुधा उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको लेकर के विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के मन में काफ़ी भ्रम की स्थिति रहती है। तो यदि हम लोग उच्चारण अवयव का सही ढंग से अध्ययन कर लेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। दूसरे, भाषा को हम सही रूप से उच्चारित कर सकते हैं, जिससे भाषा पर हमारा अधिकार बढ़ता जाएगा। तो आइए हम लोग आज का जो बिंदु है वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। तो हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा है कि हमारे 8 उच्चारण स्थान हैं तथा 4 उच्चारण करण हैं। इसके आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान विभाजित किया गया है, जो हम लोग एक तालिका के माध्यम से देख लेंगे, थोड़ी सुविधा रहेगी। पहला है क्रम संख्या, एक तालिका के माध्यम से देखने से थोड़ी स्पष्टता रहेगी, हमें बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो खाना है वह है क्रम संख्या का, दूसरा खाना है उच्चारण स्थल का। दूसरा खाना कौन सा है? उच्चारण स्थल है। तीसरा खाना कौन सा है? यह है कि इन उच्चरित वर्णों को क्या संज्ञा दी गई है। तो इसको लिखेंगे उच्चरित वर्ण की संज्ञा, उच्चरित वर्ण की संज्ञा। और इसमें जो चौथा खाना है इसको उच्चरित, पहला है क्रम संख्या, दूसरा है उच्चारण स्थल,
तीसरा है उच्चरित वर्ण की उच्चरित वर्ण की संज्ञा, उच्चरित वर्ण की संज्ञा। चौथा है उच्चरित वर्ण। चौथा है उच्चरित वर्ण, और इसको थोड़ा और छोटा रखिए। ये चौथा है सूत्र। इसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है उच्चारण स्थल, तीसरा है उच्चरित वर्ण की संज्ञा, चौथा है उच्चरित वर्ण, और पांचवा है सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला उच्चारण स्थल कौन सा है। तो पहला उच्चारण स्थल हमारा कंठ है, यानी जो ध्वनियां कंठ स्थान से उच्चरित होती हैं उन ध्वनियों की वर्ण संख्या या उन वर्णों की जो संज्ञा दी गई है उसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण। उसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण। उसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण। पहला उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो वह कंठ है। और जो उच्चरित वर्ण की संज्ञा दी गई है, तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठ वर्ण की संज्ञा दी गई है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, इसमें है ए, आ, क, ख, ग, घ, ङ। उच्चरित कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ तथा विसर्ग। यानी क्रम संख्या 1 पर उच्चारण स्थल क्या है, तो वह कंठ है। यहाँ कंठ स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। और इससे कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ तथा विसर्ग। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है अ, कु है, अकुह विसर्ग है। इसका सूत्र है अकुह विसर्ग है, यानी अ, क वर्ण और विसर्ग। ठीक है, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग। कंठ से कौन कौन से ध्वनि उच्चरित होते हैं, तो कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग उच्चरित होते हैं। इसका सूत्र है अकुह विसर्ग है, या कहीं कहीं अकुह विसर्गा भी लिखा गया है। ठीक है, यह वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो उच्चारण स्थान जो स्थल है जो है, या उच्चारण स्थान जो है वह क्या है, वह कंठ है। तथा इनका क्या संज्ञा दिया गया है, इन वर्णों की जो संज्ञा हुआ है कंठ ध्वनि या कंठ वर्ण। दूसरा कौन सा है, क्रम संख्या दूसरा है, तो इसका उच्चारण स्थल क्या है, तो इसका उच्चारण स्थल तालु है। इसका उच्चारण स्थल कठोर ताल या तालु है, कठोर तालु या तालु है। और यहाँ तालु से उच्चरित वर्ण की क्या संज्ञा दी गई है, तो इनका संज्ञा है तालव्य वर्ण। इनका संज्ञा क्या है, तालव्य वर्ण। इनका संज्ञा क्या है, तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण किन किन वर्णों को कहते हैं, तो इसमें है ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य और स। तालु उच्चारण स्थल से, तालु या कठोर तालु उच्चारण स्थल से उच्चरित वर्ण क्या है, उनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। उसमें कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य और स। इससे यहाँ से इतने वर्ण उच्चरित होते हैं। और इनका जो सूत्र है वह क्या है, इनका सूत्र है ईचु यस। इनका सूत्र क्या है, ईचु यस।
क्रम संख्या 3 पर क्या आता है? क्रम संख्या 3 पर मूर्धा आती है। क्रम संख्या 3 पर क्या आती है? तो क्रम संख्या 3 पर मूर्धा आती है। और मूर्धा से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं? तो मूर्धा स्थल से उच्चरित वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तीसरा उच्चारण स्थल कौन सा है? तो तीसरा उच्चारण स्थल मूर्धा है, जिसे मूर्धा से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं? इनको मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा दी गई है। इनको कौन सी संज्ञा दी गई है? मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा दी है। इसमें कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं? तो इससे री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, ढ़, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ तथा र और स उच्चरित होते हैं। र और स उच्चरित होते हैं। मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, ढ़, र और स उच्चरित होते हैं तथा इनका सूत्र क्या है? इनका सूत्र है ऋतु रस। इनका सूत्र क्या है? इनका सूत्र है ऋतु रस। मूर्धन्य वर्णों का सूत्र क्या है? तो मूर्धन्य वर्णों का सूत्र है ऋतु रस। मूर्धन्य वर्णों का सूत्र है ऋतु रस। फिर मूर्धन्य वर्णों का सूत्र है ऋतु रस। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो री है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, र और स तथा मूर्धन्य वर्ण का सूत्र क्या है? तो मूर्धन्य वर्ण का सूत्र है ऋतु रस है। इसके बाद चौथे स्थान पर कौन सा उच्चारण स्थान आता है? तो आता है दंत या दांत। दंत या दांत। तो दंत स्थान से उच्चरित वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो दंत स्थान से उच्चरित वर्ण दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। दंत स्थान से उच्चरित वर्ण दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। दंत स्थान से उच्चरित वर्ण दंत वर्ण कहे जाते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, ल और स। ल और स इसको दंत से बोलते हैं। तो ल, त, थ, द, ध, न, ल और स यह दंत्य स्थान से उच्चरित वर्ण होते हैं और इनकी संज्ञा जो है वह दंत वर्ण की दी गई है। और इनका जो सूत्र है वह है इनकी जो संज्ञा दी गई है वह है तुलस। इनकी जो संज्ञा दी गई है, इनका जो सूत्र दिया गया है वह क्या है? वह है तुलस। इसके बाद पांचवें स्थान पर, पहले स्थान पर कंठ आ गया, फिर कठोर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद ओष्ठ आता है। और ओष्ठ स्थान से जो उच्चरित वर्ण है उनकी संज्ञा, ओष्ठ स्थान से जो उच्चरित वर्ण है उनकी संज्ञा, ओष्ठ स्थान से जो उच्चरित वर्ण है उनकी संज्ञा ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण की ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण की संज्ञा होती है वह ओष्ठ है। इसमें कौन कौन से हैं? तो इस वर्ण है, तो इसमें ह्रस्व ई, उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म और व है। उ, ह्रस्व ई, उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म है। यह ओष्ठ स्थान से उच्चरित होते हैं। इस कारण उ, प, फ, ब, भ, म को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। और इनका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है उपु वर्ण।
उपूव, यानी दोनों प्रकार के उ, प वर्ग तथा व वर्ग। ठीक है, तुलस में त वर्ग के वर्ण ल और स। ठीक है, ऋतु रस में री है, ट वर्ग के वर्ण है, र है और स। इचु यस में दोनों प्रकार के ई हैं, च वर्ण च वर्ग के व्यंजन वर्ण है, यह है और स है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंठ में एक वर्ण आप और लोग लिख लीजिए, है। इसका दो उच्चारण स्थान होता है, लेकिन आप लोग इसको कंठ में लिखे रहिएगा, आगे हम इसको समझाते हैं। ठीक है, पांचवा हो गया ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण, उनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। वह कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म और व। इनका सूत्र क्या है? इनका सूत्र है उपु। इनका सूत्र क्या है? उपु। फिर छठवां जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका। वह क्या है? वह नासिका। वह क्या है? नासिका। तो इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इन वर्णों को नासिक वर्ण, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन वर्णों को नासिक वर्ण कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? ये हैं न, य, ण, न और मैं। नासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो नासिक वर्ण कौन है? न, य, ण, न तथा मैं। और इनका कोई सूत्र नहीं होता है। यह आप लोग यह समझ लीजिए, इनको समझने के लिए तो वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण, इनका सूत्र क्या है? वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण नासिक वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। हालांकि इनको द्विस्थानी वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका के साथ साथ यह अपने वर्ग के व्यंजन वर्ण के स्थान से भी उच्चरित होते हैं। ठीक है। फिर इसमें सातवां स्थान जो आता है, इसमें सातवां स्थान जो आता है वह है कंठ तालु। वह है कंठ तालु। इन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों स्थानों से होता है। कंठ और तालु दोनों स्थानों से होता है। इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। कंठ और तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को, कंठ और तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें ए और ऐ आते हैं। इसमें ए और ऐ आते हैं। इनका कोई विशेष सूत्र नहीं है, आप लोग इनको समझ लीजिएगा कि कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो यह ए और ऐ हैं। अब यह कंठ तालव्य वर्ण क्यों है, हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि जब स्वरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो हम लोग इसमें समझ लेंगे कि कंठ तालव्य वर्ण इन्हें क्यों कहा जाता है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से उच्चरित वर्णों को कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। कंठ और ओष्ठ से कंठ और ओष्ठ से उच्चरित वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण की संज्ञा दी गई है। और कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? तो वह हैं ओ तथा औ। ओ तथा औ। ओ तथा औ जो हैं यह संयुक्त स्वर के रूप में आते हैं। और यह दो मूल स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनके दो उच्चारण स्थान है। हमने स्वर के विषय में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग कंठ तालव्य वर्ण और कंठ ओष्ठ दोनों वर्ण किस प्रकार से मिलकर बने हैं उसके विषय में चर्चा किए हैं। फिर भी हम आगे एक बार इसकी और चर्चा कर लेंगे। फिर चौथा, इसमें इसका भी कोई सूत्र नहीं है। और इसका अगला जो वर्गीकरण है,
इसका जो अगला वर्गीकरण है उसके विषय में देख लेते हैं। इसका जो अगला वर्गीकरण है वह क्या है? वह है दंतोष्ठ। वह क्या है? वह दंत ओष्ठ है। दंत और ओष्ठ स्थान से, दंत और ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण को, दंत और ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। दंत और ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण को, दंत और ओष्ठ स्थान से दंत और ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें व और फ, अरबी फारसी का फ आते हैं। अरबी फारसी का फ आते हैं। इसके पूर्व की वीडियो में हम लोग जब उच्चारण अवयव के विषय में पढ़े थे तो हमने इन सब का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आप लोगों को कोई संशय है तो आप लोग उस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और फिर चौथा क्या है? इसका भी कोई सूत्र नहीं है। इसके अगला जो वर्गीकरण है, इसका जो अगला वर्गीकरण है इसका जो अगला वर्गीकरण है इसका जो अगला वर्गीकरण है वह है वर्ष या मसूड़े से। वर्ष या मसूड़े से उच्चरित वर्ण और इनका जो संज्ञा है उसका वह वर्ष है। इसका जो संज्ञा है वो उसका वह वर्ष है। वर्ष। अगला जो उच्चारण स्थल है वह है वर्ष या मसूड़े। तो मसूड़ों से उच्चरित वर्ण वर्ष वर्ण की संज्ञा उनको दी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत न आता है, न का महाप्राण रूप न आता है, न आता है, न का महाप्राण रूप न आता है, र आता है, र का महाप्राण रूप रह आता है, ल आता है, ल का महाप्राण रूप ल आता है, ल का महाप्राण रूप लह आता है, स आता है तथा अरबी फारसी का आगत व्यंजन वर्ण जय आता है। अरबी फारसी का आगत व्यंजन वर्ण जय आता है। और इसका भी कोई सूत्र नहीं है। हमने पिछले वीडियो में जब उच्चारण अवयव के विषय में पढ़ा है तो इन सभी के विषय में हमने बहुत ही विस्तृत जानकारी लिया हुआ है। फिर इसका जो अगला वर्गीकरण है इसका जो अगला वर्गीकरण है वह किस स्थान से उच्चरित होता है? तो वह स्थल है काकल से। वह किस स्थान से उच्चरित होता है? तो वह होता है काकल से उच्चरित। वह स्थान काकल से उच्चरित होता है। और इसको हम लोग काकल्य वर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग काकल्य वर्ण बोलते हैं। और काकल्य वर्ण हिंदी वर्णमाला में केवल एक है और वह है। इसका भी कोई सूत्र नहीं है। इसका भी कोई सूत्र नहीं है। तो हम लोगों ने एक तालिका के माध्यम से उच्चारण स्थल के विषय में पढ़ा। ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें क्रम, पहली तालिका में क्रम संख्या दिया गया है, दूसरे में उच्चारण स्थल दिए गए हैं, तीसरे में उच्चारित वर्ण की संज्ञा दी गई है और चौथे में उच्चारित वर्ण कौन कौन से वह दिए गए हैं तथा इनको याद रखने का सूत्र दिया गया है। तो पहला उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। तो कंठ स्थान से उच्चरित वर्ण कंठ वर्ण कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, विसर्ग और है। कंठ स्थान से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, विसर्ग तथा है। और इसका जो सूत्र है वह है अकुह विसर्ग है। अकुह विसर्ग। दूसरा उच्चारण स्थल तालु है। तालु या कठोर तालु। इसको समझने के लिए आप कठोर तालु कर लीजिए। तालु या कठोर तालु। और कठोर तालु से उच्चरित वर्ण की जो संज्ञा होती है वह तालव्य वर्ण होता है। इसमें कौन कौन सा होता है? तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ,
ज, झ, य तथा स। इसका जो सूत्र होता है वह होता है ईचु यस। फिर जो तीसरा उच्चारण स्थल है वह है मूर्धा। मूर्धा से जो उच्चरित वर्ण होते हैं उनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो वह है री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, र और स। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ़, र और स। और इसका जो सूत्र क्या है वह है ऋतु रस। इसका जो सूत्र क्या है वह है ऋतु रस। हमारा चौथा उच्चारण स्थल क्या है? तो वह है दंत। दंत स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी संज्ञा होती है दंत वर्ण। यह कौन कौन से हैं? तो त, थ, द, ध, न, ल और स। त, थ, द, ध, न, ल और स को दंत वर्ण कहा जाता है। और इनका जो सूत्र होता है वह है तुलस। उनका जो सूत्र है वह है तुलस। तू में त से त वर्ग है, ल और स हो गए। ठीक है। फिर पांचवा जो हमारा उच्चारण स्थल है वह है ओष्ठ। ओष्ठ स्थान से उच्चरित वर्ण ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो यह ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म तथा व है। ओष्ठ स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वह है ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म तथा व। और इनकी जो संज्ञा दी गई है वह है उपु। इनकी जो संज्ञा दी गई है वह है उपु। छठवां है नासिका या नासिक वर्ण। नासिका या नासिक वर्ण की जो संज्ञा वह है न, य, ड़, न तथा म। जो नासिका स्थान से वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी जो संज्ञा होती है वह होती है नासिक वर्ण की। और इसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? तो न, य, ड़, न तथा म। इनका जो सूत्र है या समझने का तरीका वह है वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण। यानी न जो है वह क वर्ग का पंचम वर्ण है, य जो है वह छ वर्ग का पंचम वर्ण है, ड़ जो है वह ट वर्ग का पंचम वर्ण है, न जो है वह त वर्ग का पंचम वर्ण है और म जो है वह प वर्ग का पंचम वर्ण है। अर्थात यह वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण है। फिर जो सातवां उच्चारण स्थल है वह है कंठ तालु। कंठ और तालु से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी संख्या कंठ तालव्य वर्ण है। यहाँ से 2 वर्ण उच्चरित होते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह ए और अ हैं। इनका कोई सूत्र नहीं है, इनको आप लोग याद रख लीजिए। फिर 8वां जो उच्चारण स्थल है वह है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी संख्या कंठ ओष्ठ वर्ण की है। इसमें 2 वर्ण है ओ तथा औ। इनका भी कोई सूत्र नहीं है, आप लोग इनको सीधे समझ लीजिएगा। ठीक है। 9वां जो उच्चारण स्थल है वह है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण दंतोष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। और इनके में 2 वर्ण है वह है तथा अरबी फारसी का फ है। वह तथा अरबी फारसी का फ है। 10वां है वर्ष या मसूड़े। मसूड़े या वर्ष से उच्चरित होने वाले वर्ण वर्ष वर्ण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें न ध्वनि है, न की महाप्राण ध्वनि है, र की महाप्राण ध्वनि र है, ल की महाप्राण ध्वनि है तथा स है और अरबी फारसी का ज है। इसमें 11वीं ध्वनि है कौकल। काकल को काकल्य वर्ण कहा जाता है। काकल स्थान से उच्चरित वर्ण काकल्य वर्ण कहा जाता है, जो हिंदी का एकमात्र वर्ण है और इसका भी कोई सूत्र नहीं है। और आप लोग यहाँ देखेंगे कि है जो है वह काकल से भी उच्चरित होता है और कंठ से उच्चरित होता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप लोग कंठ को प्राथमिकता देंगे। अगर कंठ नहीं है तो आप लोग काकल को उत्तर में इसको लगाएंगे। ठीक है। तो यह क्या हो गया? यह वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। यानी स्वर और वर्ण इतने स्थानों से उच्चरित होते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके विषय में हम लोग कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण के विषय में कुछ विशेष बात है कि हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे हैं
जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है, दो दो उच्चारण स्थल है, दो दो उच्चारण स्थल या दो दो उच्चारण स्थल को हम लोग स्थान भी लिख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थल हैं, वह कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है ङ। पहला है ङ। तो ङ क्या है? यह क वर्ग का पंचम वर्ण है, यह क वर्ग का पंचम वर्ण है। तो पहले यह क्या होता है? यह कंठ से उच्चरित होता है। इसके अलावा यह क्या है? यह एक नासिक वर्ण है। तो इसका उच्चारण और कहां से होता है? तो इसका उच्चारण नासिका से भी होता है। तो इसका उच्चारण कहां से होता है? नासिका से भी होता है। यह कंठ से क्यों होता है? क्योंकि यह क वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए उसका उच्चारण कंठ से होता है तथा इसका उच्चारण नासिका से भी होता है। दूसरा है यह जो है यह तालु, यानी यह च वर्ग का पंचम वर्ण है और इसका मुख्य उच्चारण स्थल तालु है और यह भी नासिका से, साथ में यह तालु के साथ साथ यह नासिका से उच्चरित होती है। तालु के साथ साथ क्या होता है? यह नासिका से उच्चरित होती है। इसमें तीसरा जो वर्ण है वह है ण। ण जो है वह ट वर्ग का पंचम वर्ण है और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वह मूर्धा है। तो यह मूर्धा से उच्चरित होता है, साथ में साथ यह नासिक व्यंजन होने के कारण यह नासिका से भी उच्चरित होता है। नासिक व्यंजन होने के कारण यह साथ ही साथ नासिका से भी उच्चरित होता है। ठीक है। चौथा है न वर्ण। न वर्ण यह त वर्ग का न वर्ण जो होता है, न वर्ण जो होता है वह त वर्ग का पंचम वर्ण होता है और त वर्ग का जो उच्चारण स्थल है वह दंत है। तो न दंत से भी उच्चरित होता है और नासिक व्यंजन होने के कारण यह नासिका से भी उच्चरित होता है। यह नासिका से भी उच्चरित होता है। पांचवा है मैं। मैं जो है वह प वर्ग का पंचम वर्ण है और हम जानते हैं कि प वर्ग का जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ से होता है और यह एक नासिक व्यंजन है, इसलिए मैं का उच्चारण ओष्ठ और नासिका दोनों स्थल से होता है। ओष्ठ और नासिका दोनों स्थल से होता है। ओष्ठ और नासिका दोनों स्थल से होता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ङ, य, ण, न तथा मैं नासिक वर्ण तथा मैं नासिक वर्ण कहलाते हैं। नासिक वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रधान उच्चारण स्थान, इनका प्रधान उच्चारण स्थान, प्रधान या मुख्य उच्चारण स्थान, इनका प्रधान या मुख्य उच्चारण स्थान, इनका प्रधान या मुख्य उच्चारण स्थान नासिका है तथा गौण स्थल तथा गौण स्थल तथा इनका गौण स्थल
उस वर्ण के रूप में है जिस वर्ग से ये संबंधित हैं, जिस वर्ग से ये संबंधित हैं। हमने देखा कि कुछ वर्णों के दो दो उच्चारण स्थल हैं, जिसमें ङ है, य है, ड़ है, न है, म है। इनका उच्चारण स्थल कंठ धन नासिका, तालु धन नासिका, मूर्धा धन नासिका, दंत धन नासिका तथा ओष्ठ धन नासिका दोनों से होता है। य, ङ, य, ड़, न, म को नासिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रधान उच्चारण स्थल नासिका है तथा गौण स्थल यह उस वर्ण के रूप में है जिस वर्ग के ये सदस्य हैं, जिस वर्ग से ये के सदस्य हैं या जिस वर्ण से ये संबंधित है। इसके अलावा कुछ स्वर भी हैं, जो दो दो स्थानों से उच्चरित होते हैं। इसमें है, छठवां लिख लीजिए, ए और ए। ए और ए जो है वह ए धन ई से मिलकर बने होते हैं, यह धन ई से मिलकर बने होते हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ धन तालु होता है, कंठ धन तालु होता है। इसके अलावा ओ तथा ओ ए या आ तथा उ से मिलकर बने होते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ धन ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ धन ओष्ठ है। आठवां है वै तथा फ। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह तथा अरबी फारसी का फ, इनका उच्चारण स्थान जो होता है दंत तथा। इनका उच्चारण क्या होता है? इनका उच्चारण दंत तथा ओष्ठ होता है। और नौवां क्या है? नौवां वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान काकल, है का उच्चारण स्थान काकल तथा अलजिह्वा, काकल तथा अलजिह्वा दोनों है। तो हम लोगों ने आज हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थल के विषय में पढ़ा। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा इसको अपना सपोर्ट दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।